तो हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। आप सभी लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी की इस नई कहानी में। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। नया चैनल है, दूसरी नई कहानी है। इसी तरह की क्राइम से जुड़ी कहानियाँ आपको सुनाता रहूँ, तो इसके लिए आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी का परिवार ज़रूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, लाइक करेगा, वीडियो को शेयर भी करेगा। आज की सच्ची कहानी के बारे में बात करते हैं। तो इस कहानी की जो इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस ने, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। अगर हर केस की तफ्तीश इसी तरह हमारी पुलिस करे तो शायद कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जो सॉल्व ना हो सके। तो आज की कहानी भी थोड़ा सा चौंकाने वाली है। बात है 8 जून। 8 जून शनिवार का दिन। कहानी इंदौर की। इंदौर के रेलवे यार्ड में स्टेशन से दूर एक ट्रेन खड़ी थी। हालांकि यार्ड में ट्रेन अपना सफ़र पूरा करने के बाद साफ़ सफाई के लिए जाती हैं। साफ़ सफाई हो जाने के बाद फिर से वो अपने सफ़र पे निकल पड़ती हैं। इसे एक तरह से माल खाना भी कह सकते हैं। तो वहीं एक ट्रेन खड़ी थी, उसकी साफ़ सफाई का काम चल रहा था। एक सफाई कर्मचारी ट्रेन के अंदर जब सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते वो देखता है कि सीट के नीचे एक बोरी रखी है। वो झुककर उस बोरी को बाहर निकालता है। जब बोरी को बाहर निकालता है तो देखता है कि उस बोरी के ऊपर खून लगा है। वो थोड़ा सा सहम जाता है और तुरंत रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। रेलवे पुलिस आती है, बोरी को खोलती है, और जब बोरी को खोलती है तो अंदर से उस बोरी के एक लाश निकलती है। उस लाश का ना सर था, ना हाथ, ना पैर, केवल ये कम गर्दन से नीचे का हिस्सा था पूरा। केवल उसका धड़ था और कुछ नहीं। पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं, घबरा जाते हैं सब। लाश भी पूरी नहीं है। खैर, उस लाश को पुलिस वाले आनन फानन में अस्पताल पहुंचाते हैं, सरकारी अस्पताल, पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, ये जो ट्रेन थी, जिस ट्रेन में ये लाश मिली थी, वो ट्रेन थी नागदा महू इंदौर एक्सप्रेस। सॉरी, नागदा महू इंदौर पैसेंजर, जो कि यार्ड में खड़ी थी साफ़ सफाई के लिए। उसके बाद फिर से अपने सफ़र पे निकलना था। तो इंदौर पैसेंजर ट्रेन में ये लाश मिलती है। अब यहाँ तफ्तीश करना तो छोड़िए, केस सॉल्व करना तो छोड़िए, यहाँ पर जो लाश मिली है, ना उसका सिर है, ना हाथ पैर है, ना बॉडी पे कोई निशान है, ना टैटू। ये केस सुलझाना तो छोड़िए, यहाँ तो मरने वाले की शिनाख्त तक नहीं हो पा रही है। फिर भी पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है। इसी बीच 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद ये लाश मिली थी 8 तारीख को। 8 तारीख को मिली, 2 दिन बाद 10 तारीख आ जाती है, 10 जून। तो ठीक 10 जून, 2 दिन बाद, यानी कि मंडे को, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी ही एक ट्रेन खड़ी थी। उसका भी साफ़ सफाई का काम चल रहा था। और इसी तरह साफ़ सफाई करते करते एक सफाई कर्मचारी जब ट्रेन के अंदर ही सफाई कर रहा था, तो ठीक इसी तरह से उसे भी एक सीट के नीचे एक बोरी रखी मिलती है। और जैसे ही वो उस बोरी को बाहर निकालता है तो उससे भी खून लगा था। वो भी रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है, बोरी खोलती है। उस बोरी के अंदर से 2 हाथ और 2 पैर मिलते हैं। 2 हाथ, 2 पैर और सिर। पुलिस के उसके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। वो भी घबरा जाती है कि ये ट्रेन में कैसे लाश वगैरह। खैर, ये जो ट्रेन में लाश मिली थी दूसरी, ये ट्रेन थी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो 8 जून और 10 जून को ये 2 बोरियां मिली हैं। अच्छा, ऋषिकेश और इंदौर की दूरी कम से कम 1100 किलोमीटर की दूरी है। अब 1100 किलोमीटर के दूरी के बीच में ये 2 बोरियां मिलती हैं, जिसमें एक में धड़ है, एक में हाथ पैर हैं, आधी आधी कटी हुई 2 बोरियां अलग अलग। अच्छा, अब इधर ना इंदौर वालों को पता है कि ऋषिकेश में ऐसे एक बोरी मिली है जिसमें लाश है, ना ऋषिकेश पुलिस को पता है कि इंदौर में भी ऐसी एक बोरी इसी तरह की मिली है। दोनों एक दूसरे से अनजान है, लेकिन तफ्तीश करनी है, पुलिस अपनी तफ्तीश करती है। तो रेलवे पुलिस की तरफ से ये इन्फॉर्म किया जाता है कि इस तरह की एक बोरी मिली है और उसमें लाश मिली है। तो ये सूचना घूमते घूमते किसी तरह इंदौर पहुंच जाती है। तो इंदौर पहुंच के पता लगता है कि हाँ, ऋषिकेश में भी इस तरह से एक बोरी है। और ऋषिकेश पुलिस को पता लग जाता है कि इंदौर में भी इस तरह से एक लाश मिली है।
दोनों बात करते हैं कि फिर इंदौर पुलिस वाले कहते हैं कि हमें जो बोरी मिली है उसमें केवल धड़ है और कुछ है ही नहीं। और ऋषिकेश पुलिस कहती है कि हमें जो बोरी मिली है उसमें केवल हाथ पैर हैं और सिर है और बाकी और कुछ नहीं है। तो फिर तय होता है, दोनों उस बॉडी को, बोरियों को लाया जाता है, एक जगह रखा जाता है। देखा जाता है कि जो अलग अलग हिस्से थे बॉडी के कटे हुए, वो एक ही इंसान के थे। मतलब मरने वाले अलग अलग दो लोग नहीं हैं, एक ही है। तो ये बॉडी तो पूरी हुई जाती है। उसके बाद मामला मर्डर का था, लाश को देख के ही लग रहा था। अब पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन तफ्तीश करे कैसे? 1100 किलोमीटर का मामला है। लाश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रेन कहाँ से आई है, कहाँ जाती, कहाँ रुकी थी, कहाँ से बोरियां रखी गई होंगी उसमें, और ईमानदारी से केस सुलझाने में लग जाती है। अब पुलिस पता करती है, ये जो ट्रेन आई ऋषिकेश में योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, ये ट्रेन इंदौर तो नहीं, उज्जैन जाती थी। इंदौर नहीं जाती थी, उज्जैन जाती थी। और इंदौर में जो ट्रेन में लाश मिली थी, नागदा महू इंदौर पैसेंजर ट्रेन, उसकी जानकारी निकाली गई तो पता चला कि ये ट्रेन भी उज्जैन होकर गुजरती है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो ऋषिकेश ट्रेन में लाश मिली थी, वो ट्रेन इंदौर नहीं जाती, वो उज्जैन जाती थी। और इंदौर पैसेंजर वो उज्जैन होते हुए निकलती थी, उज्जैन से होकर गुजरती थी। वो उसके लिए रास्ते में उज्जैन पड़ता था। मतलब दोनों ट्रेन के बीच में एक स्टेशन आ रहा है, उज्जैन रेलवे स्टेशन। तो पहला कनेक्शन तो पुलिस को ये मिलता है। बस यही एक कनेक्शन, अब इससे तफ्तीश शुरू करनी है पुलिस को। ध्यान से लाश को देखा, हाथ पर कुछ नाम लिखा हुआ था। नाम था मीराबेन और गोपाल भाई। लाश के हाथ पे एक नाम लिखा था, मीराबेन और गोपाल भाई। अब पुलिस वाले डिस्कस करते हैं कि ये गोपाल भाई शायद इसके पति का नाम होगा, मरने वाली का नाम मीराबेन है और इसके हस्बैंड का नाम गोपाल भाई हो। डिस्कस कर ही रहे थे, तभी उस टीम में से एक पुलिस वाला बताता है कि साहब, हमारे उज्जैन में एक प्रथा है कि बहन अपने नाम के साथ अपने भाई का नाम लिखवाती है हाथ पे। अब पुलिस वाले बात करते हैं कि शायद ये गोपाल भाई नाम शायद उसके भाई का हो। अब पुलिस पता करवाती है कि किस समाज, किस समुदाय या किस जाति में ये प्रथा है ऐसे नाम गुदवाने की। तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर पर कुछ बस्तियां हैं, वहाँ ये प्रथा है, ये रस्म है इस तरह नाम लिखवाने की। अपने वो बहन अपने हाथ पे भाई का नाम लिखवाए। खैर पुलिस वहाँ बॉर्डर पर जाके उन बस्तियों में लोगों से पूछताछ करती है कि यहाँ से कोई गायब तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। अलग अलग घरों में जाके पूछताछ होती है, अलग अलग लोगों से पूछा जाता है। तो पता चलता है कि यहाँ एक शख्स है, उसकी वाइफ कुछ दिन से घर नहीं आई है, वो गायब है। वो बताता है कि मेरा वाइफ से झगड़ा हुआ था, उसके बाद से उसकी बीवी गुस्से में घर से चली गई थी और उसे लगा कि लौट आएगी, पर दिन ज़्यादा हो गए, बीवी लौटी नहीं। पुलिस को बताया कि 6 जून को उसकी लड़ाई हुई थी बीवी से। फिर उसके जाने के बाद जब वो घर नहीं आई, तब उसके पति ने 7 जून को रिपोर्ट लिखाई बीवी की गुमशुदगी की, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। अच्छा, वहाँ लाश 8 जून को मिली है। पुलिस वाले कहते हैं चलो, मरने वाली की शिनाख्त तो हो ही गई, ये मीरा बहन है, ये एमपी गुजरात बॉर्डर पर रहती थी, वगैरह वगैरह सब कुछ। अब पुलिस उसके पति पर नज़र रखती है, पर कुछ मिलता ही नहीं। 7 जून से वो कहीं गया ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है ट्रेन से आने जाने से, ना स्टेशन के आसपास कहीं देखा। और जब से उसने एफआईआर रिपोर्ट लिखवाई थी, तब से 2 पुलिस वाले भी उसी के वहीं बस्ती में थे। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये कहीं नहीं गया है, यहीं पे ही है। उसके खिलाफ ना कोई सबूत, गवाह, कुछ नहीं मिलता। पुलिस के फिर हाथ खाली, उसके पति की तरफ से तो कुछ मिला नहीं। पुलिस कहती है कि उज्जैन चलो। अब पुलिस उज्जैन जाती है, उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर, कहती है वहीं से जो मिलेगा वहीं से मिलेगा। अब पुलिस उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर सारे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे सब खंगालती है।
तमाम सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद एक सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि मीरा बहन स्टेशन से बाहर निकल रही है और उनके साथ एक आदमी भी है। पुलिस आगे के सीसीटीवी कैमरे देखती है, पर वो आदमी उस स्टेशन में एक ही कैमरे में दिखाई देने के बाद फिर आगे एग्जिट पे कहीं और बाहर दिखाई नहीं देता, केवल स्टेशन के अंदर ही दिखाई देता है। उसके बाद बाहर वो कहीं शख्स दिखाई नहीं देता। उस व्यक्ति की पहचान होती है, तमाम मुखबर लगाए जाते हैं, तमाम पुलिस वाले अपने सोर्सेज से पता करवाते हैं कि कौन है ये। तो पता लगता है उस शख्स का नाम उस शख्स का नाम था कमलेश पटेल, और वो केटरिंग और इन सारी चीज़ों का काम करता था। अब पुलिस थाने बुलाती है कमलेश पटेल को। अब थाने बुलाकर पुलिस वाले उसे वो फुटेज दिखाते हैं स्टेशन की कि ये मीरा बहन है, तुम इसे जानते थे, तुम इसके साथ थे, कहाँ गई? तो वो साफ इनकार कर देता है कमलेश पटेल। वो कहता है हाँ मुझे मिली थी, थोड़ा परेशान थी, नया शहर था उनके लिए ये, पति से लड़कर आई थी, तो मैंने बस थोड़ी सी उनकी मदद कर दी। स्टेशन पे थोड़ी बात हुई, उसके बाद मैं अपने घर आ गया और मुझे नहीं पता कि फिर वो कहाँ गई या अब कहाँ है। ये बात कह के बोलता है, इसके आगे मुझे और कुछ पता नहीं है। खैर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के पास उसके आगे का और कोई फुटेज भी नहीं था कि कहीं इसके साथ ही तो ना चली गई हो मीरा बहन, या इसने कुछ कर दिया हो, क्योंकि स्टेशन पे ही वो एक फुटेज मिली थी बस। उसके बाद और कोई फुटेज थी नहीं पुलिस वालों के पास। मजबूरन पुलिस वालों को उसे छोड़ना पड़ा। अब पुलिस वाले कहते हैं कमलेश पटेल पर नज़र रखो, फिर भी पुलिस वाले कमलेश पटेल पर नज़र रखते हैं। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर मीरा बहन उसके घर गई होंगी, तो जरूर उसके घर पे कुछ ना कुछ सबूत मिल सकता है। अगले दिन पुलिस वाले कमलेश पटेल के घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचने के बाद उसके घर को अच्छी तरह सर्च करते हैं, पूरे घर में देखते हैं। और सर्च ऐसा वैसा नहीं, अच्छी तरह एक एक चीज़ देखते हैं पुलिस वाले, लेकिन उसके घर से भी कुछ नहीं मिलता बात। अब पुलिस लौटने ही वाली थी कि देखती है बाहर एक महिला बैठी हुई है। पुलिस पूछती है ये कौन है कमलेश से? कमलेश कहता है ये मेरी बीवी है। अब पुलिस सोचती है कि अगर मीरा बहन कमलेश के साथ उसके घर तक आई होगी, तो उसकी बीवी को जरूर पता होगा, उसने जरूर देखा होगा। पुलिस उसकी बीवी से पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है, पर वो इशारे में बात करती है। दरअसल उसकी बीवी मूर्ख बधिर थी, मतलब गूंगी बहरी, ना वो सुन सकती थी ना वो बोल सकती थी। फिर पुलिस सोचती है कि चलो छोड़ो यार, यहाँ कहाँ गूंगे बहरों से बात करें। पर पुलिस को ये भी यकीन था कि अगर मीरा बहन यहाँ आई है तो सबसे बड़ी गवाह यही है, कमलेश की बीवी। पर अफसोस कि वो कुछ बता नहीं सकती। पुलिस वाले लौट जाते हैं। तभी उनकी उस पुलिस टीम में से एक को ख्याल आया कि गूंगे लोग भी बोलते हैं, उनकी भी एक अलग लैंग्वेज होती है इशारे में। इशारे में बात करना, सुनना, बताना, बोलना, वो साइन लैंग्वेज एक होती है। साइन लैंग्वेज, हाथों से हाथ पैर चला के, उससे वो एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। पुलिस वाले ये बात समझते हैं और फिर एक साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट को ढूंढा जाता है। एक्सपर्ट मिल भी जाता है और उसे कमलेश की बीवी के पास ले जाया जाता है। उस एक्सपर्ट को जब कमलेश की बीवी के पास लेके जाती है पुलिस। अच्छा, ये जो भाषा वैसी है जैसी ये अभी कुछ टाइम पहले पिक्चर आई है बॉबी देओल की, ये एनिमल। उसमें जो लॉर्ड बॉबी जो इस भाषा में बात करते हैं इशारे वाली में, ये वो ही साइन लैंग्वेज होती है। ये सीखनी भी पड़ती है, उन्होंने भी इस पिक्चर के लिए सीखी थी, बताया था उन्होंने एक इंटरव्यू में। तो ये वही लैंग्वेज उसी तरह की है। इस तरह से आप बात कर सकते हैं सामने वाले से, अगर वो मूर्ख वगैरह है तो। एक्सपर्ट आता है, पुलिस वाले अपने सारे सवाल उस एक्सपर्ट को लिख कर दे देते हैं कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। तो सब सवाल एक्सपर्ट को दे देते हैं। एक्सपर्ट कमलेश की बीवी से सवाल पूछना शुरू करता है। बात होती है, थोड़ी देर तक बात चलती है। थोड़ी देर बाद जब बात खत्म होती है तो एक्सपर्ट पसीना पसीना हो जाता है। पहले वो पानी पीता है,
एक लंबी सांस लेता है और फिर बाद में पुलिस को बताता है कि कमलेश की बीवी ने उससे क्या कहा। उसने बताया कि कमलेश 7 जून रात को एक महिला के साथ घर आया था। उसने मुझसे खाना बनाने के लिए कहा। कमलेश की बीवी ने खाना बनाया। कमलेश ने खाना खाया और उस महिला को भी खाना खिलाया। उसके बाद कमलेश की बीवी ने भी खाना खाया, लेकिन उस महिला ने जब खाया तो खाना खाने के बाद ही उसे नींद आ गई और वो महिला सो गई। कमलेश की बीवी भी खाना खा के सो गई। तो वो बोली उसके बाद फिर मैं सो गई, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर जब मैं सुबह उठी तो फिर मैं अपने काम से बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद जब मैं लौट के आई तो कमलेश घर में था और जो महिला रात को घर पर आई थी वो ज़मीन पर पड़ी थी और कमलेश एक तेज़धार हथियार से उस महिला के टुकड़े कर रहा था। मैंने जब ये सब देखा तो मैं बहुत डर गई। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और मैं घबराहट के मारे, डर के मारे वहीं घर से बाहर आकर एक जगह चुपचाप बैठ गई कि कहीं कमलेश मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना कर दे। बस वहीं चुपचाप बैठी रही। उसके बाद कमलेश ने उस महिला के टुकड़े करे, बाहर गया, बाहर से 2 बोरियां लेके आया और उसकी लाश को उन 2 अलग अलग बोरियों में रखा और फिर उसके बाद बोरियों को घर से लेके निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया। इस बात को सुन के पुलिस कमलेश को पकड़ती है। आगे की कहानी उससे सुनती है। तो कमलेश आगे की कहानी बताता है। पूरी कहानी अब ये है, मीरा बहन उसे स्टेशन पर मिली। वो उससे बात कर ही रहा था, परेशान थी, उसे दिलासा दे रहा था। बात करते करते उसने बोला कि उसके बाद मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैं उस मीरा बहन को अपने घर लेके आया, खाना खिलाया और उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी, जिसके बाद वो खाना खाते ही बेहोश हो गई। बीवी भी मेरी सो चुकी थी। बेहोश होने के बाद मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा, लेकिन वो महिला पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। वो होश में आ गई और विरोध करने लगी, चिल्लाने लगी, भागने लगी, हाथ पैर चलाने लगी। तो इसी हाथापाई और गुस्से में मैंने उस महिला का मुंह दबाया और फिर गला दबा के उसे मार दिया। जब वो महिला मर गई तो सुबह उसकी बॉडी के टुकड़े करे, बाहर से बोरी लाया और उसके टुकड़ों को उन्हीं बोरियों में रखकर घर से निकला। लेकिन ये सब मेरी बीवी देख रही थी, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं था क्योंकि वो बोल या सुन नहीं सकती थी। और फिर भी मैंने अपनी बीवी को धमका दिया था कि अगर तूने इस बारे में कभी भी किसी को कहीं पे भी कुछ भी बताया तो तेरा भी हाल ऐसा ही होगा। बीवी मेरी बहुत डर गई और उसने कब किसी को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप अपना काम करती रही। उसके बाद में वो दोनों बोरी लेकर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर गया, वहाँ के रेलवे यार्ड में गया और बोरी को ऋषिकेश वाली ट्रेन में रखने वाला था। तो एक बोरी बाहर रखी थी और दूसरी बोरी को ले आके मैंने योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस में रख दिया, सीट के नीचे। और दूसरी बोरी उठा के मैं जब ऋषिकेश वाली ट्रेन में रखने ही वाला था कि तब तक वो ट्रेन चल पड़ी, इसलिए मैं दूसरी बोरी नहीं उस ट्रेन में रख पाया। फिर देखा पास में कि एक ट्रेन और खड़ी है, इंदौर पैसेंजर, नागदा महू इंदौर पैसेंजर। दूसरी बोरी मैंने उस ट्रेन के अंदर रखी, ठीक वैसे ही सीट के नीचे। मैं दोनों बोरी एक ही ट्रेन में रखना चाहता था, लेकिन ट्रेन का टाइम हो गया, वो चल दी, तो इस वजह से मैं दूसरी बोरी उसके अंदर नहीं रख पाया, इसलिए अलग अलग रखनी पड़ी दोनों बोरियां। कमलेश बताता है कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है काफ़ी महिलाओं के साथ, घर बुला के नींद की दवाई खाने में देके और उनके साथ ज़बरदस्ती कर चुका है और किसी महिला को कुछ पता नहीं। कह रहा ऐसा मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन कत्ल ये पहली बार हुआ है। उसके हाथों जो कत्ल हुआ था वो पहली बार हुआ था, लेकिन ये ज़बरदस्ती वो पहले भी कर चुका था। उसके बाद पुलिस कमलेश को गिरफ्तार करती है, उसे जेल भेजती है। अब 90 दिन है पुलिस के पास। 90 दिन में पुलिस इस केस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी, कमलेश पर ट्रायल चलेगा और उसके बाद उसे सज़ा होगी। इस केस के बाद पुलिस टीम ने कमलेश की बीवी की भी बहुत तारीफ करी
कि अपने पति का दूसरा रूप देखने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं डरी और उसने सच बोला, इस केस को सुलझाने में पुलिस की मदद करी। तो देखा आपने, अगर हमारी पुलिस हर केस को इसी तरह सॉल्व करे तो शायद ही कोई ऐसा केस होगा भारत में हमारे कि जो सॉल्व ना हो सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना, मेरे इस यूट्यूब चैनल सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।